नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष साइंस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में। हम देखेंगे पृथ्वी के इतिहास के बारे में, अर्थात कहें पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के बारे में हम देखेंगे। इससे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते रहे और एक कह सकते हैं कि भूगोल की समझ जानने के लिए थोड़ा सा चैप्टर आवश्यक भी है। बायोलॉजी वाले भी पढ़ते हैं और ज्योग्राफी वाले भी इनको पढ़ना ही पड़ेगा और जियोलॉजी वाले भी पढ़ते हैं। तो समझ लीजिए कि ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिलहाल मैं भूगोल की दृष्टि से इसको बताऊंगा और जीवों के विकास के क्रम में भी मैं आपको थोड़ा बहुत जीवों के विकास में बताऊंगा, अर्थात बायोलॉजी का थोड़ा सा पोर्शन इसमें आ जाएगा। तो आइए देखते हैं पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। आइए देखते हैं पृथ्वी के जियोलॉजिकल, ये टाइम स्केल है, इसको टाइम स्केल कह सकते हैं पृथ्वी का, कि कैसे कैसे कौन कौन से काल आए हैं। इनको आप जैसे मैं बता रहा हूँ, ये चार्ट वगैरह बना लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चार्ट है, जिसको समझ लीजिए। इसमें मैंने जो बताया है ये टाइम स्केल, इसमें सबसे पहले मैंने जो इसको डिवीज़न किया है, इसको सबसे पहले किया है एरा में, या महाकल्प वगैरह भी कहते हैं, लेकिन आप इंग्लिश टर्म याद रखिए, थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, या हिंदी में भी याद कर सकते हैं। खैर मुख्य रूप से आप इसको एरा में समझिए। ये क्या है, पीरियड है, उसके बाद इपोक है। मुख्य रूप से समझिए एरा का जो सब डिवीज़न होगा, उसके जो छोटे छोटे पार्ट जो किए गए वो पीरियड में किए गए, और पीरियड का जो पार्ट है उसको हम इपॉक में कर दिए हैं। ये तीनों याद रखिएगा, एरा, पीरियड और इपॉक, ये तीनों समझिएगा। एरा के अंदर ही ये पीरियड आ जाएगा, पीरियड के और जब छोटा सा डिवीजन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इपॉक आ जाएगा। हम लोग करते नहीं डिवीजन, जैसे इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास को हम पार्ट में पढ़ लेते हैं। इतिहास तो पूरा इतिहास हो गया, फिर इसको हम पार्ट में पढ़ लेते हैं कि ये प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। इस तरीके से पार्ट में डिवीजन कर लेते हैं। तो उसी तरीके से ये भी है कि मेन टाइम स्केल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। एरा है, पीरियड है और इपॉक है। मेन है एरा इतने पार्ट में, एरा को छोटे पार्ट में पीरियड, पीरियड को फिर इपॉक में। तो 3 पार्ट में जो मेन रूप से डिवाइड किया गया, इसको समझिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे डिवीजन किया गया है। और ये कह सकते हैं कि एक वर्षों के आधार पर, अर्थात पृथ्वी का जो इतिहास है उसके आधार पर इसका डिवीजन किया गया है। तो एरा जो है, कितने एरा हैं उनको हम समझ लेते हैं। कुल एरा की बात करेंगे तो एरा हैं कुल 4। कौन कौन से हैं? पहला है, देखिए हम नीचे से ऊपर की ओर शुरुआत करेंगे, क्योंकि सबसे पुराने से नए की ओर आएंगे। पुराना, सबसे जो पुराना है वो सबसे बाद में, अर्थात सबसे नीचे है, उसके बाद में फिर नए नए क्रम में आएंगे। लेकिन पुराना है, उसको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा। तो नीचे से हम ऊपर की ओर इसका हम आएंगे, क्रमवार इसको नीचे से ऊपर की ओर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो क्रम आता है वो प्री कैम्ब्रियन है। प्री कैम्ब्रियन के बाद पैलियोजोइक, फिर मीसोजोइक, फिर सीनोजोइक है। ये 4 पार्ट में है, 4 हैं। पहला है प्री कैम्ब्रियन, फिर पैलियोजोइक, फिर उसके बाद मीसोजोइक, फिर सीनोजोइक है। लेकिन इस पार्ट में सबसे पुराना कौन सा है? सबसे पुराना प्री कैम्ब्रियन, उसके बाद में आया पुराजीवी या पैलियोजोइक, या फिर आया मीसोजोइक या मध्य महाकल्प इसको बोलते हैं, उसके बाद में आया सीनोजोइक आया। ये 4 हैं। अब इन चारों को हम नीचे से मैंने बताया पढ़ेंगे, तो हम सबसे शुरुआत करेंगे प्री कैम्ब्रियन से। तो देखिए सबसे पहले जो एरा है वो प्री कैम्ब्रियन है। प्री कैम्ब्रियन को जो पीरियड थे उसको डिवाइड किया गया 2 पीरियड में। कौन कौन से हैं इनको आप समझिए। देखिए एरा को मैंने किस में डिवाइड किया? पीरियड में। पहला कौन सा है? आर्कियोजोइक, दूसरा है प्रीटोरियोजोइक। तो आर्कियोजोइक और दूसरा कौन सा है? प्रोटीरोजोइक है। तो आर्कियोजोइक, प्रोटीरोजोइक जो है ये सबसे शुरुआती है, अर्थात पृथ्वी के इतिहास में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला जो काल आता है वो यहीं से आता है। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद में जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई है, उसके बाद में जैसी प्रक्रिया हुई है, कहें कि पर्वतों के निर्माण हुआ, जीवों का विकास हुआ, इन सब के आधार पर क्या किया गया कि जैसे हम लोग लेकिन इन सब का जो विकास का क्रम है, इसको कैसे डिसाइड किया गया कि कैसे कैसे पृथ्वी का विकास हुआ। भाई हम लोग तो समझ नहीं सकते कि हम लोग एज कितनी है, लेकिन क्या किया जाता है कि कई वैज्ञानिक विधियां हैं, उनके आधार पर क्या किया गया, इनका इतिहास पता लगाया गया। इतिहास पता लगाने के कई कारण थे। एक कारण कह सकते हैं कि अवसादों के जमाव से, अवसादों के जमाव, या कहें कि जैसे कोई नदी वगैरह बहती है तो नदी क्या करती है, अपने कुछ अवसाद वगैरह जमा करती है। तो अवसादों के जमाव के आधार पर ये पता लगाया गया कि कितना पुराना है। पर्वतों की आयु निकाली गई। पर्वतों की आयु, जैसे कई सारे कार्बन डेटिंग वगैरह, तो उनसे क्या किया जाता है कि पर्वतों की आयु वगैरह निकाल ली जाती है, अर्धायु वगैरह निकाल करके। इन सब के आधार पर क्या किया गया कि निकाला गया कि ये चट्टान कितनी पुरानी है। और कह सकते हैं कि जो भी चट्टानें वगैरह पुरानी हो गई हैं उनका क्या हो गया, धीरे धीरे क्षरण हो गया। तो क्षरण की दर माप करके क्या किया गया, इनका ये टाइम के ड्यूरेशन मापी गई। उसमें सबसे पहला आया प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन को 2 पार्ट में,
आर्कियोजोइक और प्रोटीरोजोइक में डिवाइड किया गया। ये जो ऐसा काल था जब सबसे पहला ये काल माना जाता है, इसमें क्या था कि किसी भी तरीके की जैविक घटनाएं नहीं घटती थी, अर्थात इसमें किसी तरीके की कोई जैविक घटना नहीं घटी। ये सबसे पहला काल माना जाता है। प्री कैम्ब्रियन अर्थात कैम्ब्रियन के पहले का काल प्री कैम्ब्रियन काल कहलाता है। तो याद रखिएगा प्री कैम्ब्रियन, इसमें दो हैं, दोनों को याद रखिएगा। ये मैं दोबारा कई बार बता रहा हूँ, आर्कियोजोइक और प्रोटीरोजोइक है, इसमें जैविक घटना नहीं हुई। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। कहते हैं कि इस टाइम में बैक्टीरिया वगैरह का विकास हुआ, लेकिन कुछ खास इसका अध्ययन वगैरह नहीं हो पाया। लेकिन फिर इसको याद रखिए कि इसमें जीवों का विकास कुछ खास हुआ नहीं। इसमें तो बिल्कुल नहीं, इसमें थोड़ा बहुत होता है। फिर आता है कैम्ब्रियन। अब देखिए उसमें कैम्ब्रियन की जो खासियत है उसको मैंने इस तरफ लिख दिया है, अर्थात हम पेलियोजोइक को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, कैम्ब्रियन, फिर आर्डोविशियन, फिर सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, इतने पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये देखिए यहाँ तक है। ये देखिए उसके पेलियोजोइक लिखा हुआ है, तो पेलियोजोइक के आगे मैंने डिवाइड कर दिया। देखिए सबसे पहले उसमें आया कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन के बाद आर्डोविशियन, आर्डोविशियन के बाद सिल्यूरियन, फिर डिवोनियन, फिर कार्बोनिफेरस, फिर पर्मियन। इसने पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। तो कौन कौन से, शुरुआत करेंगे हम नीचे से। सबसे पहले आता है कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन मैंने बताया है कि प्री कैम्ब्रियन के बाद आएगा कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन में हम देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि वनस्पति एवं जीवों की उत्पत्ति होती है समुद्रों में, क्योंकि जान रहे हैं कि सबसे पहले जो जीवों की उत्पत्ति हुई समुद्रों में, बिल्कुल कह सकते हैं कि एक कोष की जीव वगैरह की उत्पत्ति शुरुआत में ही होती है। तो ये शुरुआत में इनकी जो उत्पत्ति हुई उसमें वनस्पति एवं जीवों की उत्पत्ति हुई। लेकिन इसी के काल में कहते हैं कि क्या हुआ कि कैम्ब्रियन युग की जो चट्टानें थी उनका आविर्भाव हुआ, जो कि पृथ्वी में हलचल हुई, तो इसको कैम्ब्रियन हलचल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो कई सारे पर्वत बन करके आए, इससे पहले मैंने पर्वतों के वीडियो में इसके बारे में बताया था। तो ये क्या हुआ कि इसमें मुख्य रूप से आपको इतना याद रखना है कि इस काल में क्या होता है। इस काल में होता यह है कि वनस्पति एवं जीवों की उत्पत्ति होती है कैम्ब्रियन काल में। देखिए ये मैंने लिखा कैम्ब्रियन में, इसमें उत्पत्ति यहीं से हो जाती है। उसके बाद का जो काल आता है, उसके बाद के काल को हम पढ़ेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि ऑर्डोविशियन आता है। कैम्ब्रियन के बाद कौन सा है, आर्डोविशियन। कैम्ब्रियन है, कैम्ब्रियन के बाद आर्डोविशियन। देखिए इनका मैंने कालक्रम इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि कालक्रम कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए मैंने इनका कालक्रम वगैरह नहीं लिखा है। कोई खास जरूरत है भी नहीं याद करने की, लेकिन इनका क्रम आप याद रखिएगा कि पेलियोजोइक में जो क्रम आपसे पूछ लिया जाए कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, इस तरीके से आप क्रम कभी भी मिलाने के लिए पूछा जा सकता है। और इनकी जो प्रमुख घटना, इनको मैंने जो लिखा है, ये भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो पेलियोजोइक में कौन कौन से, सबसे पहले क्रम याद रखिए, मैंने बताया भी। कैम्ब्रियन के बाद में कौन आएगा, ऑर्डोविशियन आता है। ऑर्डोविशियन जो पीरियड है इसमें हम देखेंगे कि इसमें सागरी वनस्पतियों का विकास हो जाता है और अकशेरुकी समुद्री जीवों का विकास हुआ। इनवर्टिब्रेट अर्थात ऐसे जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं थी, अकशेरुकी जीव है, जिसमें कशेरुक दंड नहीं पाई जाती, उनका क्या होता है, उनका आविर्भाव होता है, उन जीवों की उत्पत्ति होती है ऑर्डोविशियन युग में। फिर उसके बाद में आता है सिल्यूरियन। सिल्यूरियन में प्रवालों का विकास हो जाता है। प्रवालों के विकास के बाद में रीढ़ वाले जीवों का भी विकास हो जाता है। तो याद रखिएगा सिल्यूरियन में क्या होता है, प्रवाल जीवों का विकास, रीढ़ वाले जीवों का विकास हुआ और कैलिडोनियन हलचल हुई है। देखिए कैलिडोनियन हलचल क्या है। कैलिडोनियन दरअसल एक पर्वत है जो कहाँ पर स्थित है, जो हम देखने को मिलेगा हमें सबसे ऊपर स्कॉटलैंड में। अर्थात स्कॉटलैंड में क्या है, एक पर्वत है कैलिडोनियन। उसके टाइम पे क्या हुई, हलचल हुई, वो उसके नाम पे, इसलिए उसको बोल दिया गया कि कैलिडोनियन हलचल। कैलिडोनियन पर्वत का निर्माण उसी क्रम में होता है। तो कैलिडोनिया के जंगल भी बड़े फेमस हैं। तो कैलिडोनियन हलचल हुई और इसमें क्या होता है, ये हलचल शुरू होती है किस काल में, देखिए मैंने लिखा है इसके क्रम में, आइए, यह है सिल्यूरियन। सिल्यूरियन काल में क्या होता है कि कैलिडोनियन हलचल होती है और ये आगे चल करके कहाँ तक, कार्बोनिफेरस तक ये हलचल धीरे धीरे चलती रहती है। याद रखिएगा, देखिए समझिएगा इसको। प्रवाल भित्तियों का विकास हुआ, रीढ़ वाले जीव अर्थात वर्टिब्रेट का क्या होता है, इसमें विकास हो जाता है और कैलिडोनियन हलचल इसमें होती है। अर्थात कैलिडोनियन मूवमेंट इसी काल में हमें देखने को मिलता है, सिल्यूरियन काल में। इसके बाद में आ जाता है डिवोनियन। डिवोनियन के आगे देखिए ये डिवोनियन है। डिवोनियन में क्या होता है, मत्स्य युग भी इसको बोलते हैं। मत्स्य युग अर्थात मछलियों का काल कहते हैं। जैसे क्या होता है कि इस काल में कई सारे समुद्री जीव वगैरह पनपते हैं और मछलियाँ खूब ढेर सारी समुद्रों में फैल जाती हैं। बहुत सारी मछलियों की प्रजातियाँ हमें देखने को मिलती हैं। इसी में शार्क मछली आती है, बड़ी सी शार्क मछली। और उभयचर जीवों का विकास होता है, अर्थात वे जीव समुद्र जो जल और थल दोनों पर रह लेते हैं, उभयचर जीव क्या होते हैं, वो आना शुरू हो जाते हैं। और उभयचर जीवों का विकास होता है, अर्थात कह सकते हैं कि जो पृथ्वी के अर्थात जो स्थल खंड था उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे जीवों की उत्पत्ति हमें देखने को मिलती है और कुछ जीव जो रेंग करके क्या होते थे वो चले आए ऊपर।
उसमें क्या हुआ, और इसमें मुलायम पत्ती वाले पौधे भी हमें देखने को मिले। ऐसे पौधे जिनकी पत्तियां क्या थी, काफ़ी मुलायम थी, सॉफ्ट थी, वो क्या हुए, इनकी उत्पत्ति इस काल में भी होती है। तो याद रखिएगा किस काल में, डिवोनियन काल में मुलायम पत्ती वाले पौधे भी हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद का जो काल होता है वो है कार्बोनीफेरस। कार्बोनीफेरस युग में क्या होता है, कार्बोनीफेरस युग में होता है ये कि जो हमारा जो पेंजिया है वो पार्ट में टूट जाता है। बना पेंजिया इस काल में था, प्री कैम्ब्रियन में, टूटता बाद में आगे है। अब कैसे टूटता है उसको देखते हैं। दरअसल जब हम जानते हैं कि पृथ्वी के जितने भी महाद्वीप थे वो सब क्या थे कि सभी एक ही में जुड़े हुए थे। सभी महाद्वीप जो थे वो एक में जुड़े थे। देखिए जैसे ये समझिए, जैसे ये क्या है, ये पृथ्वी है और पृथ्वी के जितने भी महाद्वीप थे मान लीजिए सब स्थलखंड क्या थे, एक ही में जुड़े हुए थे। और इसमें देखिए इस तरीके से विषुवत रेखा इसमें जब जुड़े हुए थे तो इसका क्या हुआ, दो पार्ट में डिवीजन हो गया। ये क्या, ये पूरा कहलाता था पेंजिया, अर्थात जो पूरे स्थलखंड सभी महाद्वीप जो आपस में जुड़े हुए थे वो सब क्या कहलाता था, पेंजिया। लेकिन क्या हुई कि नीचे आप देखेंगे पृथ्वी में आंतरिक सतह में, आंतरिक में क्या हुई, हलचल हुई, अंदर हलचल होती है। अर्थात हलचल होने की वजह से क्या होता है कि जो ये प्लेट इधर उधर खिसकती है, उसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो पेंजिया है वो दो पार्ट में टूट जाता है। याद रखिएगा स्थलखंड पेंजिया कहलाता था और बाकी का जो पूरा सागर है इसको बोलते थे पेंथालासा। ये मैं कई बार इसको बता चुका हूँ, पेंथालासा बोलते थे। ये टूट गया दो पार्ट में। टूटने के बाद में जब दो पार्ट में टूट गया तो ये एक हिस्सा ऊपर का, एक हिस्सा नीचे का। ऊपर का कहलाया अंगारा लैंड, नीचे का कहलाया गोंडवाना लैंड। इसको लारेशिया भी बोलते हैं। अंगारा लैंड नीचे का कहलाया गोंडवाना लैंड। तो मुख्य रूप से याद रखिएगा दो पार्ट में डिवाइड हुआ, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। किस काल में हुआ है, ये हुआ है कि कार्बोनीफेरस युग में। और दूसरी चीज़, ये काल बताया जाता है कि खूब लंबे लंबे पौधों का काल था। ये काफ़ी लंबे लंबे पौधों का एक काल था, खूब बारिश वगैरह हुई। उसमें ऐसा हुआ ये कि जब स्थलखंड टूटे और स्थलखंड के टूटने की वजह से स्थलखंड जब टूटे तो उसी में क्या हो जाते हैं, जब पेड़ पौधे वगैरह थे सब उसी में नीचे आ गए। अच्छा, जब स्थलखंड टूटेगी, दरार बनेगी तो उसमें पेड़ पौधे नीचे आ जाएंगे। लेकिन जब नदियाँ वगैरह, बारिश का पानी, अब इसको थोड़ा सा मैं और आपको सरल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, इसको कैसे समझ में आएगा आपको। देखिए जरा से, जैसे समझिए वही बात, जैसे मान लीजिए ये मैंने पृथ्वी बताया, इसमें क्या है, कोई स्थलखंड है, ये स्थलखंड, ये इसमें क्या कई सारे पेड़ पौधे सब लगे हुए हैं। लेकिन जब ये दो पार्ट में टूट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बीच में ब्रेक जब बन जाएगा, ये जब ब्रेक बन गया, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, तो यहाँ के जो पेड़ पौधे थे इसी दरार में क्या हुए, सब गिर गए। दरारें जब सभी पेड़ पौधे जब दरारों में गिर जाएंगे और महाद्वीप सभी इधर खिसक रहे हैं, लेकिन दरारों में गिर तो गए, लेकिन नदियां हैं, बारिश का पानी वगैरह सब क्या करेंगे, इनमें अवसाद वगैरह उन्हीं दरारों में भरती गई और वो सब क्या हो गए, काफ़ी ज़्यादा नीचे अंदर धंस गए और क्या हो गया, अंदर दब गए। तो इस काल में क्या हुआ, कोयले का निर्माण हुआ। कैसे कोयले का निर्माण हुआ है, क्योंकि इस काल में काफ़ी ज़्यादा दरारें हुई, फॉल्ट हुए, उसमें क्या हुआ, जितने भी थी पेड़ पौधे वगैरह उसमें सब गिर गए, पेड़ पौधे उसी के दब गए। उसमें दबने की वजह से क्या हो गया, वो दाब और समय काफ़ी लंबी ड्यूरेशन के बाद में कोयले का निर्माण उसमें हो जाता है। तो कोयले का निर्माण कार्बोनीफेरस युग में ही हुआ है। इसमें किसकी वजह से, इसमें धंसने की वजह से पेड़ पौधे वगैरह धंस गए। सबसे पहले उसमें मिलता है कोयला, कोयले के नीचे फिर और जब, क्योंकि ये काल का ड्यूरेशन होता है ना, कि जो सबसे पहले धंसा वो बन गया गैस, उसके जो ऊपर है वो बना कोयला, सॉरी पेट्रोल, और पेट्रोल के ऊपर आएंगे तो कोयला। तो ये क्या एक क्रम है। और ये भी क्रम में कोयले में भी आप पढ़ते हैं कि कई सारे कोयले के प्रकार वगैरह पढ़ते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट कोयला, ये 4 प्रकार के कोयला। ये सभी क्या है कि इनका जो सबसे ज़्यादा, मैंने बताया कि अभी 4, सबसे पहले गैस के ऊपर पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के ऊपर क्या हुआ, कोयला। कोयले में भी लेयरें डिवाइड कर, जो सबसे नीचे, जो सबसे गहराई में मिला, जो सबसे ज़्यादा दाब हुआ, उसमें कौन सा मिला, वो बन गया एंथ्रेसाइट। फिर उसके ऊपर कौन सा, बिटुमिनस, बिटुमिनस के ऊपर कौन सा, लिग्नाइट, लिग्नाइट के ऊपर फिर पीट कोयला। ये 4 पार्ट में हम पढ़ते हैं। लेकिन इसको आप याद रखिएगा, जैसे हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में एंथ्रेसाइट पाया जाता है, नीचे आप तमिलनाडु के क्षेत्र में लेकिन बिटुमिनस पाया जाता है, चीन में एंथ्रेसाइट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ये सब आप पढ़ेंगे, इन सबको मैं आगे बताऊंगा आपको। तो ये क्या है कि इसी से क्या होता है, इस काल में कोयले का निर्माण इसमें होता है। कोयले का निर्माण हुआ। बड़े बड़े वृक्षों का काल मैंने बताया कि कार्बोनीफेरस युग में, क्योंकि जो ये यहाँ पर जो कैलिडोनियन हलचल थी वो यहीं पर आकर के जहाँ तक होती कार्बोनीफेरस युग तक, और इस सब हलचल की वजह से क्या होता है, पूरा पेंजिया तो टूट ही गया। पेंजिया टूटने के बाद में सब पेड़ पौधे गिर के कोयले का निर्माण हुआ। तो याद रखें, कार्बोनीफेरस युग में ही कोयले का निर्माण हुआ। बड़े वृक्षों का काल, इसी काल में पेंजिया विभाजित। कई बार मैं बोल चुका हूँ, इसको याद रखिएगा। फिर इसके बाद में आता है पर्मियन काल। पर्मियन काल जो है ये
पैलियोजोइक का ही कह सकते हैं सबसे नवीनतम काल है ये, अर्थात ये सबसे पुराना ये है, सबसे नवीनतम पर्मियन काल है। इस काल में क्या होती है, हर्शियन हलचल होती है। अब हर्शियन हलचल क्या चीज़ है? हर्शियन हलचल अर्थात जब मैंने बताया ना कि पर्वतों के निर्माण को लेकर के जो हलचलें होती रहती हैं, उसमें क्या होता है, पर्वत बनते हैं। उस काल में जो भी पर्वत बने उनको उस जो पर्टिकुलर था उसके नाम पे हर्शियन बोल दिया गया। हर्शियन जर्मनी के हार्ज पर्वत से आया है। इस काल में ब्रैक फॉरेस्ट, हार्ज पर्वत ये सब क्या होते हैं, इस काल में बनते हैं। तो हार्शियन हलचल इसी काल में पर्मियन में होती है। और पर्मियन के बाद का जो काल आता है उसको बोलते हैं मीसोजोइक, अर्थात पर्मियन खत्म हो जाता है और अर्थात पैलियोजोइक के बाद में आ गया मीसोजोइक। और मीसोजोइक का जो पीरियड है उसका मीसोजोइक का जो पीरियड है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ट्रिएसियस, जुरासिक और क्रिटेशियस। ट्रिएसिस, जुरासिक और क्रिटेशियस 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें आइए समझते हैं कि जो मीसोजोइक का जो पीरियड है उसका जो पहला पीरियड है वो ट्रिएसियस, इसमें क्या है, इसमें रेंगने वाले जीवों का काल हुआ। इसमें आप देखेंगे तो स्तनधारी वगैरह भी इसमें देखने को मिलता था, तो रेप्टाइल्स वगैरह इसमें बने। और इसी के काल में क्या होते हैं, डायनासोरों का उत्पत्ति कहते हैं इस काल में होती है, हल्की फुल्की उत्पत्ति में देखने को मिलती है और थोड़े से रेंगने वाले जीव इसमें बन जाते हैं। अब फिर दूसरी बात आती है, स्तनधारी जीवों का भी विकास इस काल में हो जाता है, इसको याद रखेगा। लेकिन जो इसके बाद का जो काल है जुरैसिक काल, इसमें डायनासोर वगैरह आते हैं। डायनासोर आते हैं, पुष्पयुक्त वनस्पतियां हमें देखने को मिलती हैं, डायनासोर पुष्पयुक्त वनस्पतियां। लेकिन इसी काल में क्या होता है कि डायनासोर मर भी जाते हैं। डायनासोर क्या होते हैं, मर जाते हैं। जुरैसिक वर्ड ले लीजिए, जुरैसिक पार्क मूवी वगैरह में आप इसके बारे में देखे भी होंगे। लेकिन आखिर मरते कैसे, इसके बारे में वैज्ञानिकों के बीच में कई तर्क इसके पीछे दिए जाते हैं। एक तर्क मैं आपको बताना चाहता हूँ। कहते हैं कि उल्कापिंड जब गिरा, उल्कापिंड की वजह से जो मेटेओरिक डस्ट होती है अर्थात जो उल्का धूल होती है इतने ज़्यादा फैल गई कि जो आसपास के क्षेत्रों में पूरे अर्थात पृथ्वी के पूरे क्षेत्र में क्या हो गया कि वो डस्ट जम गई, अर्थात एक बादल का गुबार सा आसपास फैल गया। और उस गुबार की वजह से, फिर इसको मैं एक फिगर की वजह से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यही मान लीजिए ये एक फिगर है, मान लीजिए ऊपर से उल्कापिंड गिरा। उल्कापिंड गिरने की वजह से क्या हुआ, इतनी ज़्यादा धूल उल्कापिंड की चारों तरफ क्या हो गई, इसके फैल गई, चारों तरफ फैल गई। अब मान लीजिए ये सन है और इसकी किरणें इस तरफ आईं और ये क्या हुई कि जो डस्ट जो फैली हुई है, जो अर्थात उल्कापाती जो धूल है, उल्का धूल है, ये क्या हुई आसपास में फैली हुई है। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो किरणें हैं वो अंदर नहीं पहुंच पाती हैं, और अंदर जब नहीं पहुंच पाती तो और ये बाहर वाली ये सब सतह क्या होती है, ठंडी होने लगती है, ठंडी होने लग जाती है। इसकी वजह से कह सकते हैं कि जो डायनासोर थे वो विषुवत रेखा में रहने के लिए बने थे, उनको चाहिए थी गर्मी। लेकिन जब ठंडी धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होने लगी और गर्मी चाहिए थी उनको, जब गर्मी नहीं मिल पाई इस वजह से वो मर गए। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें मिल के आता है कि डायनासोर की जो जुरैसिक काल में डायनासोर की मृत्यु इसी काल में हो जाती है। किस काल में? डायनासोर जुरैसिक काल में। तो इसमें पुष्पयुक्त वनस्पतियां इस काल में मिली और ये भी इंपॉर्टेंट है। ये उल्कापिंड की बात कही जाती है। एक तर्क और दिया जाता है, उसमें बताया जाता है कि ज्वालामुखी की वजह से ऐसा होता है। ज्वालामुखी के काल में आप जैसे पिलियन ज्वालामुखी आप पढ़िए, पिलियन मार्टिनिक द्वीप आप देखिए कैरिबियन पे, तो वहाँ पे कई किताबों में लिखा मिलता है कि जब मार्टिनिक द्वीप में जब ज्वालामुखी फटता है मार्टिनिक द्वीप का पिलियन, तो उसके मानव जाति ही पूरे अस्तित्व में नहीं रह पाती। कुछ ही लोग कह सकते हैं कि काफ़ी मानव जाति पर ही संकट फैल जाता है जब पिलियन क्या होता है, जब फटता है। लेकिन कहने का मतलब है कि लेकिन ज्वालामुखी का जो एरिया है, दायरा है, वो इतना बड़ा नहीं हो सकता कि वो पृथ्वी को कवर कर ले, इसलिए इसकी बात कही जाती है। तर्क जो है ज़्यादा तर्क संगत जो लगती बात है वो कौन सी है, वो हम कहेंगे कि यही जो मेटेओरिक डस्ट की बात है वो ज़्यादा सही है। तो ये याद रखिएगा, ये रेंगने वाले जीव डायनासोर जुरैसिक के बाद में जो काल आता है वो काल कहलाता है क्रिटेशियस। क्रिटेशियस काल जो है वो मेसोजोइक काल का सबसे नवीनतम काल है, सबसे नवीनतम पीरियड है। अब इसमें क्या होता है कि गोंडवाना लैंड का भी विखंडन हो जाता है। गोंडवाना लैंड का भी विखंडन, मैंने बताया कि जब पहले जो क्या हो गया कि जो कार्बोनिफेरस युग में क्या था कि पेंजिया का विभाजन हुआ, और लेकिन जब क्रिटेशियस युग में जब हम आते हैं उसमें गोंडवाना लैंड भी टूट गया। जैसे मान लीजिए, जैसे ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको अफ्रीका बना के बताता हूँ। देखिए अफ्रीका है, ये मान लीजिए ये क्या अफ्रीका है, ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका। यहाँ पे जान रहे हैं कि भारत यहाँ पे था, ये क्या हुआ, भारत यहाँ पे था।
तो लेकिन भारत क्या हुआ, टूट गया वो, फिर आगे बढ़ते 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 क्या हो गया कि आगे चला गया। कहने का मतलब है कि ये, क्योंकि आप जान रहे हैं कि जो दक्षिण का हिस्सा था जितना भी था वो सब क्या था कि वो सभी किसके हिस्से थे, गोंडवाना लैंड के हिस्से थे। जब गोंडवाना लैंड ही टूट गया, कई पार्ट में डिवाइड हुआ, तो उसमें क्या हुआ, कई सारे महाद्वीप दक्षिण के बनना शुरू हुए। पहले मुख्य ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, नीचे के जितने भी हैं आप उनको ले लीजिए, आप उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका को लीजिए, और कुछ यहाँ पे इस तरीके से मैं छोटा सा यहाँ पे बना देता हूँ। दक्षिण अमेरिका कुछ इस तरीके, इसको उठाइए यहाँ पे फिट कर दीजिए, ये क्या होगा, इसको उठाइए और यहाँ पे लगभग फिट कर दीजिए, तो कुछ ऐसे ही क्या होगा, ये फिट हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका पूरा यहाँ पे क्या होगा, फिट हो जाएगा, ये वाला हिस्सा यहाँ फिट हो जाएगा। कहने का मतलब ये सब जितने महाद्वीप थे जो आपस में जुड़े हुए थे वो सब क्या हुए, टूट गया था। तो जो गोंडवाना लैंड था उसका विखंडन हुआ, आवर्तबीजी पौधों का विकास हुआ। आवर्तबीजी का मतलब वे पौधे जिनके, वे पौधों के बीज जिनके ऊपर क्या हो, आवरण होता हो, उनको आवर्तबीजी पौधे कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर चना ले लीजिए, मटर ले लीजिए, ये सब क्या आवर्तबीजी पौधे हैं। तो आवर्तबीजी पौधों का क्या हो गया, इसमें आविर्भाव कह सकते हैं हो गया, गोंडवाना लैंड डिवाइड हो गया। इसके बाद में काल आएगा सीनोजोइक। सीनोजोइक के 2 पीरियड हैं, सीनोजोइक के 2 पीरियड हम देखिए। इसके मैं आपको इपोक नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इनके इपोक कोई मतलब नहीं जानना, क्योंकि हम लोग जब कोई अनावश्यक हो जाएगा परीक्षा की दृष्टि से, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, इनके इपोक नहीं आप। लेकिन जो सीनोजोइक है, सीनोजोइक को 2 पीरियड में बांटा गया, पहला है टर्शियरी, दूसरा है क्वाटरनरी। और टर्शियरी और क्वाटरनरी में हम देखेंगे तो टर्शियरी के जो इपोक हैं उनको मैंने बांटा है 5 इपोक में। कौन कौन से हैं, पहला है पेलियोसिन, दूसरा है इयोसिन, तीसरा है ओलिगोसिन, चौथा है मायोसिन, पांचवा है पेलियोसिन। तो प्लियोसिन, सॉरी, ये पेलियोसिन है, प्लियोसिन है, दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। लेकिन क्रम जरूर याद रखिएगा कि पूछ लिया जाए कि टर्शियरी पीरियड जो है उसमें कितने इपोक में बांटा गया है, उनका क्रम क्या है, उत्तर दक्षिणी, सॉरी, उनका क्रम क्या है, पुराने से नवीनतम की ओर, नवीनतम से पुराने की ओर कौन कौन से हैं। तो सबसे पुराना क्या है, पेलियोसिन है, उसके बाद में इयोसिन है, फिर ओलिगोसिन है, मायोसिन है, फिर प्लियोसिन है। इतने हैं, इनको याद रखिएगा। इसमें क्या हुआ, स्तनधारी जीवों का विकास हो जाता है और काफ़ी वृहद स्तर पर होता है, और एप और घोड़े का विकास भी इस काल में होता है, चिंपांजी टाइप के सब आने लगते हैं। और इयोसीन वगैरह में क्या होता है, इयोसीन में वृहद हिमालय का निर्माण होता है, गिब्बन आ जाता है। ये आप मानव के विकास में आप पढ़ेंगे कि कैसे कैसे मानव का विकास हुआ है, उसमें आप ये सब देखने को मिलेंगे। बिना पूंछ वाले बंदर वगैरह ये सब क्या होते हैं, आना शुरू हो जाते हैं। ओलिगोसीन को कपि युग के नाम से जानते हैं। कपि युग किसको जानते हैं, ओलिगोसीन को नाम से जानते हैं। मायोसीन में लघु हिमालय बना, पेलियोसीन में शिवालिक बना, इसको याद रखिएगा। इतने क्या हुए, ये सब युग बने हैं। अब टर्शियरी जो है अल्पाइन, टर्शियरी काल में क्या हुआ, अल्पाइन युग भी इसको बोलते हैं। अल्पाइन का मतलब आल्पस पर्वत से इसका नाम अल्पाइन पड़ा है। आल्पस पर्वत की वजह से अल्पाइन हुआ। जितने भी आप नवीन मोड़दार पर्वत देख रहे हैं वो सब इसी काल के बने हुए हैं। चाहे आप हिमालय ले लीजिए, चाहे आप रॉकी ले लीजिए, चाहे एंडीज ले लीजिए, चाहे आल्पस पर्वत ले लीजिए, सब क्या हुए, इसी काल में बने। आल्पस के नाम पे इसका नाम अल्पाइन पर्वत कह दिया गया। ये सब इसी काल में बने। शुरुआती चरण ये है, उसके बाद में धीरे धीरे चरण में क्या हुआ, सब पर्वत बन के निकल आए। ये पूरा टर्शियरी युग है, टर्शियरी काल। फिर दूसरा इसके बाद आता है सीनोजोइक का ही दूसरा पीरियड है, जिसको बोलते हैं क्वाटरनरी। क्वाटरनरी को 2 इपोक में बांटा गया है। कौन कौन से इपोक हैं, पहला है प्लेस्टोसीन और दूसरा है होलोसीन। प्लेस्टोसीन को हिमयुग बोलते हैं, होलोसीन को आधुनिक मानव इसी काल में आया है। हिमयुग, देखिए हिमयुग के कई कारण हो सकते हैं हिमयुग के आने की वजह से। कहते हैं कि जब बर्फ जमती है फिर क्या होता है, बर्फ पिघलती है, फिर जमती, फिर पिघलती, ऐसे क्या होता है, चरणबद्ध तरीके से चलता रहता है। लेकिन जो हिमयुग पहले भी आ चुका है, जैसे आप देखेंगे तो पहले के काल में भी आया, वही बिल्कुल आप कॉन्सेप्ट लगाइए हिमयुग का, कि जैसे ही पृथ्वी का सतह का टेम्परेचर क्या होता है वो डाउन होता है, तुरंत क्या होता है, हिमयुग आना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे बर्फ जमना शुरू हो जाती है, फिर पिघलती है, फिर जम जाती है, फिर पिघलती है, फिर जम जाती है। इस तरीके से हुआ है। तो इसको आप याद रखिएगा, जो भी मैंने बताया है। इसमें भी कई और बातें आती हैं कि जो ये मैंने बताया है कि जो हिमयुग आया है, इस हिमयुग में यूएसए अपना अलग मत देता है, यूरोप अपना कुछ अलग मत देता है। कहते हैं कि 4 हिमयुग आए हैं, कौन कौन से आए हैं, ये यूरोप के अलग डाटा हैं और आप देखेंगे तो यूएसए के अलग डाटा हैं। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लीजिए, परीक्षा की दृष्टि से कुछ खास इंपॉर्टेंट मुझे लगता नहीं, लेकिन हाँ, अगर जो आप पर्टिकुलर ज्योग्राफी की दृष्टि से पढ़ेंगे, अगर जो आप किसी उस तरह के कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, टीजीटी है, पीजीटी है, यूजीसी नेट है, उनमें ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी नॉर्मल मैंने इन प्रश्नों को अभी तक तो नहीं देखा है। जैसे आप देखेंगे तो मैंने बताया कि अगर यूएसए की बात करेंगे तो यूएसए बताता है नेब्रास्कन, देख लीजिए मैं लिखे दे रहा हूं, कंसान, इलिनोइन और लोवा, ये बताया चार तरीके के क्या हुए, ये आए हैं, ये 4 जो हैं वो हिमयुग आए हैं। ये यूएसए का मानना है, ये यूएसए के अपने
थ्योरी है, नेब्रास्का, कंसान, इलिनोइस और लोवा, ये 4 हैं। अब बात करेंगे हम जो यूरोप ने बताया है। यूरोप ने भी कुछ अपने डाटा दिए हैं, उनको मैं देख लेता हूँ जो यूरोप ने बताया है। गुंज बताया है, मिंडल बताया है और रिस बताया है, वुर्म बताया है। ये 4 बताए हैं उसने भी, कुछ खास मतलब है नहीं, बस इतना याद रखिए बताया गया है म्यू। तो ये था जियोलॉजिकल टाइम स्केल, पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। इसको आप समझिए, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ। इसको समझ लेंगे तो आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। इसी से पर्वतों के निर्माण की भी आएगी। आर्कियन युग की चट्टानें, आर्कियन कुडप्पा क्रम की चट्टानें, विंध्य क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, इस तरीके से आप समझ लेंगे। इसको भी आगे मैं आपको चट्टानों का एक वीडियो बना दूंगा। वैसे मैंने चट्टानों वीडियो बनाया है, लेकिन उसको इतिहास की दृष्टि से मैंने नहीं बताया कौन सी पहले आई कौन बाद में आई, इस तरीके से मैंने उनको नहीं बताया है। तो मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। तो फिलहाल आज के लिए